दो पल का साथ, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ। लेकिन उसकी खामोशी ये बयां कर रही थी कि वो एक शरीफ लड़का है और वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े। ओह माय गॉड, तभी मैं सोचूं कि पुलिस ने हमारे रिकॉर्ड्स क्यों सील किए हैं। सील? क्या पुलिस अस्पताल के रजिस्टर को सील कर चुकी है? सिद्धार्थ, सबूत का क्या है? जितने चाहे उतने पैदा कर लो, बट एक बात का ध्यान रखना कि कानून के हाथों किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। विनोद जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि संदीप को इस केस में फंसाने वाला आदमी कानूनी शतरंज का कोई बड़ा ही माहिर खिलाड़ी है। उसने संदीप के इर्द गिर्द कुछ ऐसा जाल बुना है कि संदीप को उससे बाहर निकालना लोहे के चने चबाने के बराबर ही होगा। सक्सेना साहब, मैं भी बिल्कुल आपकी बात से अब सहमत हूं। किसने ये संदीप के गिर्द जाल बुना है, ये बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन बस आप पर ही भरोसा है हमको। अब आप ही हमें इस चक्र से निकाल सकते हैं। मुझे ये नहीं मालूम था कि केस इतना मुश्किल हो जाएगा। वकील साहब, अगर आप ही इस तरह से निराशा की बातें करेंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे? कामिनी जी, बात निराशा की नहीं है। मैंने अदालत में बड़ी बड़ी साजिशों के तख्ते पलटे हैं। बस इस केस में मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वकील साहब, आप बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगी। कामिनी जी, आज तक मैं कोई केस नहीं हारा हूं और ये केस भी मैं जीत के ही रहूंगा। सक्सेना साहब, देखिए, हमारी तरफ से आपके लिए कोई कमी नहीं होगी। बस एक बार कैसे भी करके आप संदीप को बाहर निकलवा लीजिए। अच्छा विनोद जी, अब मैं चलता हूं। अगली मुलाकात आपसे अदालत में होगी। ठीक है सक्सेना साहब, आइए मैं कुछ और देता हूँ। हेलो। ओफो, आप फिर कभी फोन कीजिएगा। फिर से फोन नहीं उठाया ना? प्रतिभा, जैसे तुम अपनी बेटी के भविष्य को लेकर परेशान हो, वैसे ही विनोद जी के परिवार वाले भी अपने बेटे के भविष्य को लेकर परेशान हैं। ऐसे में वो, मेरा तो क्या, किसी का भी फोन रिसीव नहीं कर रहे। आप किसी भी गलत बात पर इतनी सफाई से पर्दा डालते हैं कि आपसे तो बात करना ही बेकार है। प्रतिभा, भगवान ने मनुष्य को सहनशीलता का गुण इसलिए दिया है कि मनुष्य अपने ऊपर आने वाली परेशानियों को सह सके और बिना उत्तेजित हुए उसका सामना कर सके। सहनशीलता के साथ साथ भगवान ने हमें दिमाग भी दिया है, जिससे आने वाली परेशानियों से हम बच सकें। और एक आप और आपकी वो बेटी है जो परेशानियों को जानबूझकर अपने गले में डाल रहे हैं। मैं आपसे फिर से कहती हूं कि अब तुम्हें कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो फैसला हो चुका वो हो चुका। मैं काजल को लेकर 3 बजे उसकी ससुराल जाऊंगा और देख लेना प्रतिभा, हमारी बेटी काजल अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। ठीक है, 2 बजने वाले हैं, मैं काजल को तैयार कर देती हूँ।
काजल दीदी के घर जाने के बाद तुम प्लीज वहाँ आते जाते रहना। इससे मुझे तुम्हारे जरिए वहाँ की खबर मिलती रहेगी तो अच्छा रहेगा। जया, तुम काजल दीदी की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उनकी हर पल की खबर तुम तक पहुंचाऊंगा। कॉलेज छोड़कर संजय और जया यहाँ बैठे, कहीं ये दोनों आपस में प्यार तो नहीं करते? हाय संजय। हाय नैना। हाय जया। हाय नैना, कैसी हो तुम? कैसे क्या हूँ, पूरे कॉलेज में संजय को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई और वो तुम्हारे साथ यहाँ बैठा है। क्या कुछ देर मैं भी संजय से बात कर लूं? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे दीदी के घर जाना है। मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय जया। संजय, क्या तुम और जया एक दूसरे से प्यार करते हो? अभी तक तो नहीं, लेकिन जया और मुझे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। शायद आगे चल के हो जाए। कभी किसी और के साथ वक्त गुजार कर देखो, हो सकता है उसके साथ वक्त गुजारना ज्यादा अच्छा लगने लगे। नैना, अगर मैं ऐसे ही सबके साथ वक्त गुजारने लग जाऊंगा ना, तो मेरी जिंदगी ऐसी चेकिंग में निकल जाएगी। संजय, वो जो जया है ना, वो तुम्हारे स्टेटस की नहीं, कहाँ तुम एक करोड़पति खानदान से, कहाँ वो एक मामूली हैसियत वाली लड़की। आओ बेटी। ठहरो। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। नैना, तुम भूल रही हो, जया की बड़ी बहन काजल आज की डेट में तुम्हारे खानदान की बहू है। बहू है नहीं थी, गलती से। एक्चुअली मॉम ने फैसला लिया है कि अब संदीप भैया के वापस आने के बाद भी मॉम काजल को अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हारी मॉम क्या करेगी ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज काजल दीदी अपने ससुराल 3 बजे जा रही है। क्या? जी। काजल आज हमारे घर जा रही है? तुम्हारे घर नहीं, अपने घर जा रही है। तुम्हारे बिना ये घर सूना हो जाएगा बेटी। कुछ भी हो फोन करना। हाँ प्रतिभा, हमारी बेटी अपनी ससुराल जा रही है, उसे आशीर्वाद तो दो। चलो काजल बेटा, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आओ।
भवरानी आप आइए, अंदर आइए ना। अरे भाई वो विनोद भाई और भाभी घर पे नहीं है क्या? हम मालिक और मालकिन घर में ही हैं। आप अंदर आकर बैठिए, मैं बुलाकर लाता हूँ। ठीक, आओ बेटी। ठहरो, ठहरो। तुम हमारे इस घर में नहीं आ सकते। आप ये बताइए कि पूजा की थाली कैसे गिर गई आपके हाथ से? हाँ मम्मी, बोलिए ना। क्या बोलूं बेटा, काजल के जाने के बाद मन बहुत घबरा रहा था। सोचा भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाऊं और जब तक तुम्हारे पापा कुछ अच्छी खबर लेकर ना आए तब तक उनके चरणों से नहीं उठूं। क्या बताऊं, कुछ हुआ भी नहीं, ना कोई ठोकर लगी, बस पूजा की थाली हाथ से गिर गई। पता नहीं क्यों अपशकुन हो गया। कहीं मेरी काजल पर कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली? ऐसा क्यों सोचती हो मम्मी? ऐसा तो हमारे साथ कई बार होता है कि अचानक चीजें हमारे हाथों से छूट जाती हैं। वैसे ही आपके हाथ से पूजा की थाली भी गिर गई। इसमें इतना अपशकुन की क्या बात है? और आप ये भी तो सोचे कि थाली गिरने के बाद दिया तो नहीं बुझा। मम्मी, रेखा दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे साथ कोई अपशकुन नहीं हुआ है। मम्मा, आप अपने मन से वहम निकाल दीजिए और सच्चे मन से ईश्वर की पूजा कीजिए। ठीक है बेटा, मैं पूजा करके आती हूँ। मेरा फोन होगा। हाँ बोलो संजय। तुम्हारी काजल दीदी चली गई क्या? हाँ, काजल दीदी तो चली गई, लेकिन क्या? फिर कोई बात हुई क्या? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं संजय? तुम जानते हो, जब आज मम्मी जी मंदिर जा रही थी काजल दीदी के लिए प्रार्थना करने, तो अचानक उनकी पूजा की थाली गिर गई। ये तो बहुत अपशगुन की बात है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं काजल दीदी के ससुराल में क्या हो रहा होगा। जया, तुम इतनी टेंशन मत लो। देखो, मैं सब कुछ पता करके तुम्हें जल्दी बताता हूँ। ठीक है, बाय। किसके बारे में क्या बातें हो रही हैं और क्या बताने की बातें हो रही है बेटा? मम्मी, वो जया है ना, उसकी बहन काजल की शादी कामनी के बेटे संदीप के साथ हुई है ना? हाँ मम्मी, वही। तो अब क्या प्रॉब्लम होगी इन लोगों के बीच में? मम्मी, काजल कामनी आंटी से बिना बात करे ही अपने ससुराल चली गई है। काजल अगर बिना परमिशन के कामनी के घर पर चली गई तो कामनी उसे घर के अंदर घुसने नहीं देगी। जानते हो मम्मी, आज क्या हुआ? उधर काजल आज अपने ससुराल गई है और यहाँ जया की मम्मी उसी के लिए जब पूजा करने मंदिर जा रही थी तो उनकी थाली हाथ से गिर गई। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। वही तो मम्मी, जया की पूरी फैमिली इस बात को लेके बहुत टेंशन में है। रमाकांत जी, लगता है आपकी बेटी आप पर बोझ बन गई है। इसीलिए तो बड़ी बड़ी बातें कर उसे यहाँ छोड़ जाना चाहते हो। पल दो पल का साथ।
पल दो पल का साथ। मैं कामनी आंटी के घर फोन करके पता करता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। बेटा ये बातें फोन पर नहीं होती। तुम ऐसा करो, तुम उनके घर जाके मालूम करो कि कामनी आंटी के वहाँ क्या हो रहा है। यू राइट मम्मी, मैं उनके घर जाके ही सब पता करता हूँ। हाय पापा। ये तुम्हारा साहबजादा इतनी जल्दबाजी में कहाँ गया है? वो जया है ना, जो संजय के साथ कॉलेज में पढ़ती है, उसी की बहन काजल के घर पर गया है। वो जो कामिनी। नीलिमा, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ इस घर में जया का नाम कुछ ज्यादा ही लिया जा रहा है। बारिश उसके घर में होती है और कारपेट हमारे घर का भीग रहा है। यह हल्की हल्की बूंदें कल तूफानी बारिश में बदल जाए, इससे पहले हमारा समझ जाना अच्छा रहेगा। जया, तुम्हें ये इतना कीमती ब्रेसलेट किसने दी? रेखा दीदी, वो ये ब्रेसलेट तुम्हें संजय ने दिया है ना? हाँ, संजय अपनी फैमिली के साथ कनाडा गया था, इसीलिए मेरे लिए वहाँ से गिफ्ट भी आया। जया, तुम तो जानती हो ना कि इतना कीमती गिफ्ट कोई किसे क्यों और किस लिए देता है। रेखा दीदी, मैं और संजय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जया, मैं जानती थी कि तुम्हारा जवाब यही होगा। तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि काजल दीदी और दिव्यांग की वजह से हमारे मम्मी पापा कितने डिस्टर्ब हुए थे। जया, कल जब उन्हें तुम्हारे और संजय के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि उनकी एक बेटी के साथ हुए हादसे के बावजूद उनकी दूसरी बेटी ने कोई शिक्षा नहीं ली। रेखा दीदी, अब इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू मत बनाइए। जया, ये छोटी सी बात नहीं है, तुम जरा सोच कर तो देखो। मैंने सब सोच समझ लिया है। काजल दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसमें काजल दीदी की ही गलती थी। दिव्यांग का इतना अच्छा घर छोड़कर वो वापस चली आई। अगर मैं काजल दीदी की जगह होती ना, तो देखती कि दिव्यांग शादी के लिए कैसे मना करता है। जया, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। उस वक्त काजल दीदी ने जो कुछ किया वही ठीक था। वो आपकी नजरों में ठीक होगा, पर मेरी नजर में वो गलत था। मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। पता नहीं किस तरह के इंसान हैं आप। बिना बताए अपनी बेटी को हमारे दरवाजे पर ले आए। नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है भाभी जी। मैंने तो आपको कई बार फोन किया ये बताने के लिए, लेकिन आपने मेरी बात बगैर सुने ही फोन कट कर दिया और कहा कि बाद में फोन करना। और क्या करती मैं? हमारे घर में इतनी टेंशन है, मेरा बेटा जेल में है, उन सबको भुलाकर मैं आपकी बकवास सुनती रहती। जानता हूं भाभी जी, आप लोग बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन इतने दिनों तक हम अपनी बेटी को अपने घर में कैसे बिठा सकते हैं? शादी के बाद किस तरह पराया बना देते हो अपनी बेटी को तुम दकियानुसी लोग। अरे, जिस बेटी को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, अब थोड़े दिन और अगर वो तुम्हारे घर में रह जाती तो आप लोग का क्या बिगड़ जाता? बिगड़ता कुछ नहीं भाभी जी, लेकिन मेरी बेटी
आपकी बहू है, संदीप की पत्नी है। आप लोगों की परेशानी इसे संदीप की चिंता थी। और फिर आप लोगों की परेशानी में छोड़कर ये अपने मैके में कैसे रह सकती थी? रमाकांत जी, लगता है आपकी बेटी आप पर बोझ बन गई है। इसीलिए तो बड़ी बड़ी बातें कर कर उसे यहाँ छोड़ जाना चाहते हो। जब से हमने आपकी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ा है, तब से मेरे बेटे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसलिए आप इसे यहाँ से ले जाइए। भाभी जी, भाभी जी! नहीं, नहीं, ये मर जाएगी। पापा, पापा मर जाएगी ये भी मर जाएगी, मर जाएगी। पापा मर जाएगी, ये मर जाएगी।